बीएसपी फार्मेसी। आज केमिस्ट्री का पोर्शन लेसन नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। केमिस्ट्री का पोर्शन लेसन नंबर 1 जो है वो हम स्टार्ट करेंगे बच्चों सॉलिड स्टेट। चैप्टर का नाम है सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट। आज नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं पैकिंग फ्रैक्शन और एफिशिएंसी। पैकिंग फ्रैक्शन और एफिशिएंसी से क्या मीन्स होता है उसे समझिए। पैकिंग फ्रैक्शन और एफिशिएंसी, द स्पेस ऑक्यूपाइड ऑफ एटम्स एंड यूनिट सेल इज कॉल्ड पैकिंग फ्रैक्शन। इसका मीन्स क्या होता है? इसका मीन्स ये होता है पैकिंग फ्रैक्शन। सपोज दैट ये हमने कोई यूनिट सेल का डायग्राम ड्रॉ करते हैं। मान ले रहे हैं ये एक यूनिट सेल है हमारा, और यूनिट सेल हमने 3 टाइप्स के स्टडी कर चुके हैं पहले। पहला हमने पढ़ा था प्रिमिटिव यूनिट सेल, सेकंड इज एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, थर्ड इज बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। मान ले रहे हैं ये हमारा क्या है, क्रिस्टल लैटिस है। सपोज दैट दिस इज क्रिस्टल लैटिस। क्या है ये? क्रिस्टल लैटिस है। तो वो कह रहे हैं द स्पेस ऑक्यूपाइड ऑफ एटम्स, यानी कि मान ले रहे हैं ये एक एटम है हमारा, ये एक एटम है, ये एटम है, ये एटम है, और सारे एटम हमारे कहां रखे हुए हैं? कॉर्नर पर, यानी कि किनारे पर हैं। ऑफ एटम्स एन यूनिट सेल इज कॉल्ड, ये एक यूनिट सेल है। इस यूनिट सेल में इन एटम्स ने जितना भी स्पेस ऑक्यूपाइड किया है, जितनी भी जगह पाई है, जितना भी स्थान घेरा है, उसे हम कहते हैं पैकिंग फ्रैक्शन और एफिशिएंसी। पैकिंग फ्रैक्शन और एफिशिएंसी। इसके लिए आप फॉर्मूला यूज करेंगे 2D, यानी कि 2 डायमेंशनल यूनिट सेल के लिए हम फॉर्मूला क्या यूज करेंगे? इन 2D परसेंटेज ऑफ पीएफ। पी का मतलब पैकिंग, एफ मींस फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू फॉर्मूला यूज करेंगे जेफ एक्स ए, यानी कि जेफ एक्स ए एटम है हमारा कोई, जैसे ये एक ए एटम है, अपॉन ए यूनिट सेल, और ये कंप्लीट यूनिट सेल। कंप्लीट यूनिट सेल और परसेंटेज निकालते हैं तो कितने से मल्टीप्लाई करते हैं? हम मल्टीप्लाई विद 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और 3D में यदि हम निकालते हैं बच्चों, तो 3D में फॉर्मूला थोड़ा चेंज होता है। 3D के लिए फॉर्मूला हम यूज करेंगे इन 3D परसेंटेज पीएफ। पी का मतलब पैकिंग, एफ मींस फ्रैक्शन। जेफ एक्स, यानी कि यहां तक जो लिखा है वो सेम है। जेफ एक्स यहां है मल्टीप्लाई वी एटम, वी का मतलब वॉल्यूम। इस एटम का जितना वॉल्यूम है उससे मल्टीप्लाई करेंगे अपॉन में वी यूनिट सेल, यानी कि इस पूरी यूनिट सेल का वॉल्यूम, और मल्टीप्लाई कर देंगे आप 100 से। तो ये 2D के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे और ये 3D के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे। इसी फॉर्मूले से आप परसेंटेज ऑफ वॉइड्स भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। परसेंटेज ऑफ वॉइड्स, यानी कि वॉइड्स की परसेंटेज क्या होने वाली है? जितना भी एफिशिएंसी आएगा, जितना भी पैकिंग फ्रैक्शन आएगा, उसे आप 100 में से माइनस कर दीजिए, यानी कि 100 माइनस पीएफ। 100 माइनस पीएफ, ये डॉट है, 100 माइनस परसेंटेज ऑफ पीएफ, यानी कि पैकिंग फ्रैक्शन को जितनी भी वैल्यू आती है उसे आप 100 में से माइनस कर दीजिए। सपोज दैट मान लीजिए आपका पैकिंग फ्रैक्शन जो आया है वो आया है 27, और आपसे पूछ लिया गया है परसेंटेज ऑफ वॉइड्स। परसेंटेज ऑफ वॉइड्स, तो आप फॉर्मूला यूज कर देंगे 100 माइनस पीएफ। तो 100 माइनस 27, जितना भी आता है आपका वो हमारा क्या आता है? 73 आएगा। 73% क्या है हमारा? परसेंटेज ऑफ वॉइड्स है। यानी कि सीधा फॉर्मूला है परसेंटेज ऑफ वॉइड्स निकालने के लिए 100 माइनस पीएफ। पैकिंग फ्रैक्शन की क्वांटिटी को, पैकिंग फ्रैक्शन की मात्रा को आप माइनस कर दीजिए 100 में से, तो आपका परसेंटेज ऑफ वॉइड्स निकल जाएगा। क्लियर है? चलिए अब आगे चलते हैं। ये अब आ गए। अब पढ़ेंगे क्लोज्ड पैकिंग। क्लोज्ड पैकिंग क्या होती है?
क्लोज्ड पैकिंग के विषय में समझते हैं। क्लोज्ड पैकिंग, क्लोज का मतलब होता है बंधा हुआ अर्थात घिरा हुआ। पैकिंग, पैकिंग मींस कॉम्पैक्टली अटैच्ड, कॉम्पैक्टली। यहां देखिए क्लोज्ड पैकिंग, क्लोज्ड पैकिंग पहले मैं बता देता हूं आपको कि क्लोज्ड पैकिंग होती क्या है। मान ले रहे हैं मैं ये स्ट्रक्चर बनाता हूं, ये स्ट्रक्चर है, तो यदि मैं इसमें देखता हूं ये एटम इस एटम से और ये एटम इस एटम से, ये एटम इस एटम से और ये एटम इस एटम से, ये एटम इस एटम से कंबाइंड हुआ है, कंबाइंड हुआ है। तो इसके लिए यदि इस एटम के लिए यदि मैं कोऑर्डिनेशन नंबर निकालता हूं यानी कि Cn निकालता हूं तो इसके लिए Cn आपका कितना आएगा 2, क्योंकि एक एटम अपने जैसे 2 एटम से कंबाइंड हुआ है। जैसे ये एटम है तो ये एटम इससे और इससे कंबाइंड हुआ है, तो इसके लिए कोऑर्डिनेशन नंबर आपका कितना आएगा 2 आएगा। तो वही कह रहे हैं इन 2D, इन 2D में आपका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 2 होता है, ये 2D। अब आते हैं इन 1D, इन 1D में हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है 2। इन 2D में आपके 2 केसेस हैं। पहला आपका स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग, स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग। स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग की यदि मैं बात करता हूं तो स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग को कुछ मैं ऐसे बना लेता हूं, जैसे ये हमारा एक एटम, ये एटम, ये एटम, ये एटम। अब मैं इस एटम के नीचे एक और एटम की लेयर बनाता हूं। मान ले रहे हैं ये एक एटम की लेयर बन गई, ये हमने मान लिया लेयर फर्स्ट है, लेयर फर्स्ट है। अब यदि मैं बात करता हूं, मान लेते हैं एक लेयर और बना ले रहे हैं, मान लिया एक और लेयर है। अब यदि मैं इस एक एटम को उठाऊं, यदि मान ले रहे हैं मैं इस एक एटम को उठाता हूं तो ये एटम इस एटम से, ये एटम इस एटम से, ये एटम इस एटम से और ये एटम इस एटम से कंबाइंड हुआ है, इट मींस जुड़ा हुआ है। तब यदि मैं इसकी शेप बनाता हूं बच्चों तो इसका शेप कुछ ऐसा बनेगा, इसका शेप कुछ ऐसा बनेगा जिसे आप कहेंगे स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग। स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग के लिए आपका कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा वो कोऑर्डिनेशन नंबर हमारे पास कितना आएगा 4 आएगा, क्योंकि एक एटम हमारे पास 4 एटम से कंबाइंड हुआ है, 4 एटम से कंबाइंड हुआ है। तो ये बना हुआ है, देखिए यहां ए, मैंने इस लेयर को मान लिया ये ए है, ये ए है, ये ए है, ये ए है। नंबर सेकंड स्क्वायर यूनिट सेल जेप 4x अपॉन 1/4, तो 4 से 4 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। नंबर नेक्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर, ये कोऑर्डिनेशन नंबर मैंने बता दिया आपको कितना आएगा 4 आएगा, क्योंकि एक एटम जो है वो अपने जैसे 4 एटम से आपस में कंबाइंड हुआ है। नेक्स्ट रिलेशन बिटवीन ए एंड आर, रिलेशन बिटवीन ए एंड आर। ए का मतलब एटॉमिक रेडियस और ए का मतलब होता है एज लेंथ और आर का मतलब होता है रेडियस, तो इसके लिए आपका यूज होगा 2r इज इक्वल टू ए, 2r इज इक्वल टू ए। इसमें बाकी आप परसेंटेज ऑफ पैकिंग फ्रैक्शन के लिए फॉर्मूला यूज कर सकते हैं 1 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू 100, और ये आपका कैलकुलेशन के बाद आ जाएगा 78.5%। बस आप इतना ध्यान रखेंगे कि हमारा स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग के लिए परसेंटेज ऑफ पीएफ जो आता है वो 78.5 आएगा। बस केवल आप इतना ध्यान रखिए। और मैंने अभी लास्ट उसमें बताया था कि परसेंटेज ऑफ वॉइड कैसे निकालते हैं। परसेंटेज ऑफ वॉइड जब आपके पास पैकिंग फ्रैक्शन निकल गया है 78.5%, जब 78.5% पैकिंग फ्रैक्शन है तो आपने परसेंटेज ऑफ वॉइड्स निकालने के लिए फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे 100 माइनस पैकिंग फ्रैक्शन। तो 100 में से आप 78.5 को माइनस कर देंगे तो आपका परसेंटेज ऑफ वॉइड्स आ जाएगा 21.5%, 21.5%। तो ये तो बात करी हमने स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग की, ये स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग का डायग्राम है। नंबर सेकंड आप बात करेंगे हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग। इसके लिए आप 2 लेयर्स बनाएंगे, जैसे ये एक लेयर है तो अब आप सेकंड जो बनाएंगे, मान ले रहे हैं ये फर्स्ट लेयर है आपके पास, तो सेकंड लेयर जब आप बनाएंगे वो ऐसे बनाएंगे बच्चों, इस तरीके से बनाएंगे। थर्ड लेयर जो बनाएंगे इसी के नीचे ए वाली, मान ले रहे हैं ये ए वाली लेयर है और ये बी वाली लेयर है, तो ए वाली लेयर जो है वो दोबारा से वहीं जानी चाहिए, यानी कि इस तरीके से
अब फिर बी वाली लेयर फिर यहीं आनी चाहिए सी के नीचे। तब वो कह रहा है कि ए बी सेंटर, ए बी इज इक्वल टू ए बी टाइप से, तो ये क्या है, ए बी टाइप है। फिर हेक्सागोनल यूनिट सेल माइनस 2D SCP और 2D में भी सेम स्ट्रक्चर आपको ये मिलेगा। जेप के लिए आपका एक कोई भी एक क्रिस्टल को यदि आप उठाएंगे तो वो 6 से घिरा हुआ है, 1 2 3 4 5 और 6, यानी कि आप इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बना सकते हैं, ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है। तो इसके लिए आपके पास CN होगा कितना, 6, क्योंकि 1 एटम आपका 6 एटम से अटैच हुआ है। 1 एटम इज कंबाइंड विद 6 एटम, तो CN आपका कोऑर्डिनेशन नंबर आपका कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। रिलेशन बिटवीन A एंड R इज इक्वल टू, आप फॉर्मूला यूज करेंगे 2R/A। बस आप केवल इतना ध्यान रखेंगे कि इसके लिए परसेंटेज ऑफ पीएफ जो आता है वो 91% आता है। कितना आता है, 91%। और अभी मैंने आपको बताया था कि परसेंटेज ऑफ वर्ड्स कैसे निकाल लेंगे, 91 को माइनस कर देंगे 100 में से, तो आपके पास कितना आ जाएगा, 9% आ जाएगा। ये हेक्सागोनल का स्ट्रक्चर है। हेक्सागोनल जैसे ये एक ए लेयर है और इसके ऊपर ये बी लेयर है, ठीक है। तो इसे आप नोट करिए, समझ आगे आपको। आगे चलते हैं, मिनिमाइज ये। अब हम पढ़ेंगे डेंसिटी पर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे। डेंसिटी के लिए आप क्या यूज करेंगे, फॉर्मूला। डेंसिटी को रो या डी से डिनोट करते हैं। डेंसिटी डिनोटेड बाय रो और डी, रो कुछ ऐसा बना देते हैं और डी स्मॉल, डी मीन्स डेंसिटी। इसके लिए आप फॉर्मूला यूज करेंगे, D इज इक्वल टू Z मल्टीप्लाई M अपॉन A की क्यूब मल्टीप्लाई NA, यानी कि D घनत्व बराबर Z गुना M, Z मल्टीप्लाई M अपॉन A का क्यूब मल्टीप्लाई विद NA। Z क्या होता है, Z होता है यूनिट सेल के कणों की संख्या, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ यूनिट सेल। यानी कि जैसे मान लीजिए आपको यूनिट सेल PCC दी है, प्रिमिटिव क्यूबिक सेल दिया है, तो आप इसके लिए यूज करेंगे 1। फॉर्मूला यूज मैंने पहले बताया है, इससे पहले वाली वीडियो में आप देख सकते हैं कि उसमें लिखा हुआ होगा आपने कि PCC के लिए 1/8 मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल टू 1 वाला फॉर्मूला। FCC के लिए लिखा होगा 1/8 मल्टीप्लाई 8 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू 4। तो इस तरीके से जो भी वैल्यू, इट मीन Z की वैल्यू आपकी कांस्टेंट है। Z की वैल्यू आप या तो 1 रखेंगे या 2 रखेंगे या 4 रखेंगे, क्योंकि प्रिमिटिव यूनिट सेल के लिए आपकी Z की वैल्यू 1 आने वाली है। एंड सेंटर्ड यूनिट सेल और बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल के लिए आपकी Z की वैल्यू 2 आने वाली है, और FCC के लिए Z की वैल्यू आपकी 4 आने वाली है। इट मीन Z आपका कांस्टेंट है, एक तरीके से ये है, या तो 1 2 या 4। M इज इक्वल टू है मोलर मास। A इज इक्वल टू है आपका वैल्यू हमारी लेंथ ऑफ कॉर्नर, यानी कि किनारे की लंबाई। और Na का मतलब होता है, A मीन्स अवोगाद्रो, N मीन्स नंबर, अवोगाद्रो संख्या। और इसका भी वैल्यू फिक्स है 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ये अब चेक करते हैं यहां डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, यानी कि W अपॉन M इज इक्वल टू है जेप अपॉन Na। और यहां आप फॉर्मूला यूज करेंगे W इज इक्वल टू जेप इंटू M अपॉन Na। और D के लिए फॉर्मूला वही है जो मैंने ऊपर लिखा है, जेप यानी कि Z, D इज इक्वल टू जेप मल्टीप्लाई M Na और मल्टीप्लाई विद A की क्यूब। ये ग्राम पर सीसी और ग्राम पर ml में आप ऑब्जर्व करेंगे। यदि सेंटीमीटर में होगा या पिकोमीटर में होगा तब उसे आप ग्राम या सेंटीमीटर सी में कन्वर्ट करेंगे पहले। फिर आप पढ़ेंगे एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री, यानी कि सिमेट्री। COS के लिए ये लर्न करने वाली बातें हैं। COS के लिए सेंटर ऑफ सिमेट्री आपके पास होगी 1, इसे आप अच्छे से लर्न कर लेंगे। POS प्लेन ऑफ सिमेट्री के लिए वैल्यू आपके पास होने वाली है 3 नंबर। नेक्स्ट
RPOS राइट रेक्टेंगुलर के POS, थर्ड फोर्थ इज DPOS डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री के लिए आपकी वैल्यू होने वाली है 6 नंबर। नेक्स्ट एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री आप ध्यान रखेंगे फर्स्ट केस में C2AS और डायड AOS एज सेंटर AOS CN इज माइनस होता है AOS। बस केवल आप इतना ध्यान रखेंगे कि n इज इक्वल टू 360 अपॉन थीटा, 360 अपॉन थीटा, 2 इज इक्वल टू 360 अपॉन थीटा, और थीटा आपका कितना आ जाएगा 180 डिग्री, 180 डिग्री। तो इस तरीके से बी के लिए हमारे पास C3 माइनस AOS और ट्रायड AOS और बॉडी डायगोनल AOS, बॉडी डायगोनल के लिए आपके पास n की वैल्यू 360 अपॉन थीटा है, 360 अपॉन थीटा। तो 3 इज इक्वल टू 360 अपॉन थीटा, थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 120, 120 नंबर। नेक्स्ट C4, C4 के लिए आपके पास क्या आने वाला है, C4 में हमारे पास आने वाला C4 माइनस AOS और टेट्राड AOS और फेस सेंटर्ड, इसके लिए हमारे पास आएगा 4 इज इक्वल टू 360 अपॉन थीटा और थीटा इज इक्वल टू 360 बाई 4 कर देंगे तो हमारे पास थीटा कितना आ जाएगा 90 डिग्री, कितना आ जाएगा 90 डिग्री। ओके, अब चलते हैं बच्चों आगे। बस केवल इसमें आप इतना ध्यान रखिए, ज्यादा याद करने की आवश्यकता नहीं, कि COS के लिए आपका सेंटर ऑफ सिमेट्री 1 होगा, POS के लिए सेंटर ऑफ सिमेट्री 3 होगा, और बाकी एक्सिस में आप ये ध्यान रखेंगे कि C2AS AOS के लिए 180 डिग्री और C3 AOS के लिए आपका 120 डिग्री और C4 AOS के लिए आपका 90 डिग्री का एंगल बनेगा। कोई दिक्कत? चलिए अब आगे चलते हैं। ये हमारे पास कुछ क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैं एक आध करके आपको दिखा देता हूं, बाकी इजी क्वेश्चन है, आराम से आप कर सकते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन को रीड करते हैं। जैसा फर्स्ट क्वेश्चन है सारे के सारे क्वेश्चन बिल्कुल सेम एज इट इज है, आप खुद करेंगे, बस केवल एक क्वेश्चन मैं आपको करके दिखा रहा हूं, बहुत इजी है, आराम से कर सकते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन में उसने कहा है कि ए जो है कोई एटम है ए और वो किसी यूनिट सेल के कॉर्नर पर है, कोई एटम है ए वो किसी यूनिट सेल के कॉर्नर पर है, और बी जो है वो बॉडी सेंटर है, बी कहां है बॉडी सेंटर में है, तब आपने इसका केमिकल फॉर्मूला बनाना है। क्या बनाना है? केमिकल फॉर्मूला, यानी कि आपने इसका रासायनिक सूत्र बनाना है। यानी कि उसने कहा है क्वेश्चन में कि कोई एक क्रिस्टल जो है वो किसी यूनिट सेल के, किसी इकाई सेल के किनारे पर रखा हुआ है। जैसे मैं यदि बनाता हूं पीसीसी का डायग्राम, मान ले रहे हैं ये पीसीसी का डायग्राम है, तो इसमें हमारे पास ये सारे के सारे एटम कहां रखे होते हैं? कॉर्नर पर रखे होते हैं। तो ये सारे के सारे सेंटर कॉर्नर पर रखे हुए एटम हैं। उसने कहा है कि जो ए है वो कॉर्नर पर है, तो ये ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, सारे के सारे एटम ए हैं, मान ले रहे हैं सारे एटम ए हैं। उसने कहा है बी जो है वो बॉडी सेंटर में है, और बॉडी सेंटर का मतलब क्या होता है कि यहां रखा हुआ एक एटम है, मैं इसे थोड़ा डिफरेंट पेन से बना रहा हूं, ये बॉडी सेंटर है, यानी कि केंद्र में भी एक रखा हुआ है एटम। तब उसने पूछा है कि इस यूनिट सेल का केमिकल फॉर्मूला बनाइए। तो केमिकल फॉर्मूला बनाने के लिए आपने क्या करना होगा, मैंने आपको पीसीसी, कॉर्नर पे आप कौन सी इकाई सेल यूज करते हैं? पीसीसी। कौन सी यूनिट सेल यूज करेंगे? पीसीसी। और पीसीसी के लिए फॉर्मूला बताया था आपको 1/8 मल्टीप्लाई 8 से 8 कट जाता है, कितना आ जाता है 1। क्लियर? अब यदि मैं बात करूं बॉडी सेंटर की, तो बॉडी सेंटर में आपने जो फॉर्मूला यूज करना है, फॉर्मूला यूज करेंगे 1 मल्टीप्लाई 1, और 1 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू कितना हुआ? 1। तो 1 ये हुआ हमारे पास, तो ये हमारे पास एटम आया 1 और ये भी एटम आया 1। ए के नंबर ऑफ एटम कितने आए? 1, तो A1, और बी के भी हमारे पास कितने आए? 1, तो B1। तो ये हमारा केमिकल फॉर्मूला बन जाएगा।
ऐसे ही किसी का भी केमिकल फॉर्मूला बना सकेंगे। जैसे एक क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है कि कोई ए है वो कॉर्नर पे है यानी कि सेम आने वाला है, बी जो है वो फेस सेंटर में है। फेस सेंटर का मतलब होता है कि हर यूनिट सेल के सेंटर में है, ऐसे ऐसे इस तरीके से रखा हुआ। तो फेस सेंटर में आप फॉर्मूला यूज करेंगे 1/2/6 और 2 से आप 6 को जब डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो इसका जो आपके पास केमिकल फॉर्मूला आने वाला है वो आने वाला है AB3 और इसके लिए आपके पास फॉर्मूला आने वाला है AB, क्योंकि 1 आप लिखें या ना लिखें डजंट मैटर, कोई मायने नहीं रखता, लिख देंगे तब भी गलत नहीं है और यदि नहीं लिखेंगे तब भी गलत नहीं है, दोनों ही केसेस में राइट आंसर है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन बहुत इजी हैं, आराम से आप कर सकते हैं। सब में कॉर्नर दिया है, सब में यानी कि ए की वैल्यू तो 1 ही होने वाली है, बाकी आप कर सकते हैं, आराम से देखेंगे पिछली वीडियो तो आराम से कर सकेंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात आपको आएगी नहीं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब हमारे पास आता है नया 3D स्ट्रक्चर के लिए आप क्या करने वाले हैं। 3D स्ट्रक्चर में हम क्या करेंगे, इन 3D में भी हमारे पास 2 केसेस हैं। जैसे हमने 2D में 2 केसेस पढ़े थे, पहला पढ़ा था हमने स्क्वायर और दूसरा पढ़ा था हेक्सागोनल। तो इसमें भी 2 केसेस आपके पास है, पहला है स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग और सेकंड इज क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग और SCP, इसे आप SCP भी बोलते हैं, हेक्सागोनल पिरामिडल। अब देखते हैं यहां स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग। स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग में बिल्कुल वही सेम सिस्टम है कि ए टाइप, यानी कि ये हमारे पास लेयर है, ये लेयर है, ये लेयर है, ये ए है, ये ए है, ये ए है। तो Z इज इक्वल टू हमारे पास कितना आने वाला है, 1 आने वाला है, क्योंकि एक लेटिस जो है वो इससे भी घिरा हुआ है, ये एटम इससे घिरा हुआ, इससे घिरा हुआ, इससे घिरा हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे पास 4 आ जाएगा। तो Z इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 1/4 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर CN हमारे पास कितना आ जाएगा, 4। परसेंटेज ऑफ PF यानी कि पैकिंग फ्रैक्शन परसेंटेज हमारे पास इसके लिए कितनी होने वाली, 52.4 और परसेंटेज ऑफ वॉइड्स मैंने कैसे निकालना बताया था कि आपका जो भी परसेंटेज ऑफ पैकिंग फ्रैक्शन आता है उसे आप 100 में से माइनस कर दीजिए। तो 100 माइनस 52.4 यानी कि 100 माइनस 52.4 आपका कैलकुलेशन के बाद जो भी आएगा वो परसेंटेज ऑफ वॉइड्स होगा, परसेंटेज ऑफ वॉइड्स। रिलेशन बिटवीन ए एंड आर, तो इसके लिए हमारा होगा 2R इज इक्वल टू ए, 2R इज इक्वल टू ए, या आप इसे बोल सकते हैं ए इज इक्वल टू 2R, ए इज इक्वल टू 2R। सेकेंड इज क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग, क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग, इसमें ध्यान रखेंगे लेयर ए इज SCP, लेयर ए इज SCP 2D, लेयर बी इज SCP यानी कि 2D स्फीयर, 2D स्फीयर है। प्लेस्ड ओवर वॉइड्स ऑफ लेयर ए, यानी कि एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर रखी होगी, इसमें लेयर C इज SCP यानी कि 2D स्फीयर। इसमें बस आप इतना ध्यान रखिए कि इसके लिए कोऑर्डिनेशन नंबर आपका 12 आएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा, 12 आएगा। और परसेंटेज ऑफ पैकिंग फ्रैक्शन आपका 74 आएगा। और अभी अभी मैंने बताया था कि परसेंटेज ऑफ वॉइड्स 74 को माइनस कर देंगे कितने से, 100 से, तो परसेंटेज ऑफ वॉइड्स आ जाएगा। और परसेंटेज ऑफ वॉइड्स कितना आएगा आपका 26%, यानी कि 100 माइनस 74, 100 माइनस 74 का मतलब है कि आपका हमारे पास आ जाएगा 26%, 26%। बस आप इतना ध्यान रखिए कि स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा और परसेंटेज ऑफ पैकिंग फ्रैक्शन 52.4 होगा। और क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग में हमारे पास CN का मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होगा और परसेंटेज ऑफ पैकिंग फ्रैक्शन 74 होगा। इतना याद रखिए तो आपका काम हो जाएगा। चलिए भाई आगे चलते हैं। अब आते हैं थर्ड पॉइंट इज हेक्सागोनल, हेक्सागोनल, हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग SCP फ्रॉम 2D, 2D में है।
अब आएंगे 3D लेयर इज ए इज एससीपी। बस आप केवल इतना ध्यान रखिए कि इसके लिए हमारा जो यूनिट से कोऑर्डिनेशन नंबर है वो भी आपके पास 12 आने वाला है। अभी अभी जो लास्ट पढ़ी थी उसमें भी कोऑर्डिनेशन नंबर 12 था, इसमें भी कोऑर्डिनेशन नंबर 12 है। परसेंटेज ऑफ पैकिंग फ्रैक्शन 74 आएगा और इसके लिए रिलेशन बिटवीन ए एंड आर, तो हमारे पास ए इज इक्वल टू 2r आएगा। और कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ टॉप मोस्ट लेयर, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ टॉप मोस्ट लेयर यानी कि टॉप मोस्ट लेयर ये वाली, इस कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है 9 है। और यदि पूरे क्रिस्टल की पूछता है तो आपकी कितनी है 12 आएगी। ठीक है, अब चलते हैं आगे। वर्ड्स आपके 3 काइंड्स की पढ़ेंगे, 4 काइंड्स की सॉरी। पहला पढ़ेंगे ट्राइंगुलर वर्ड्स, नेक्स्ट इज टेट्राहेड्रल वर्ड्स, नेक्स्ट इज ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स और नेक्स्ट इज क्यूबिक वर्ड्स। तो पहले बात करते हैं ट्राइंगुलर। ट्राइंगुलर सब जानते हैं, इस तरीके की स्ट्रक्चर को आप ट्राइंगुलर बोलते हैं। ये ट्राइंगुलर है, जैसे ये ए मान लिया, ये बी मान लिया, ये सी मान लिया। अब इसके अंदर की जो स्ट्रक्चर है ये वाली, इसके लिए हम करते हैं ट्राइंगुलर वर्ड्स का मतलब होता है खाली स्थान है एक तरीके से। तो एससीपी के लिए 2D कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा 3rd आएगा। टेट्राहेड्रल, टेट्रा का मतलब 4 होता है, 4 यानी कि 4 हेड्रल। तो एफसीसी जो आएगा एंड एससीपी के लिए हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 4 है। एफसीसी के केस में भी और एससीपी के केस में भी हमारे पास टेट्राहेड्रल वर्ड्स के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना रहेगा 4 रहेगा। नेक्स्ट इज ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल का दूसरा नाम OHV और OD वर्ड्स। ठीक है, इसके लिए हमारे पास एससीपी यूनिट सेल 3D। ठीक है, इसके लिए एससीपी यूनिट सेल यानी कि 3D हमारे पास आएगा भाई। फिर चलते हैं फोर्थ इज क्यूबिक। क्यूबिक में क्या होगा हमारे पास, ये क्यूबिक स्ट्रक्चर बना हुआ है। क्यूबिक वर्ड जो होगी वो इस तरीके से, यानी कि ये इस तरीके से क्यूबिक वर्ड्स एससीपी यानी कि 3D स्ट्रक्चर में आप क्यूबिक वर्ड्स को बना सकेंगे। ये चलिए अब आगे चलते हैं भाई। ये क्वेश्चन तुम्हारे काम के नहीं। लोकेशन ऑफ वर्ड्स इन एफसीसी, लोकेशन ऑफ वर्ड्स इन एफसीसी। अब बात करते हैं लोकेशन की। देखिए, लोकेशन ऑफ वर्ड्स इन एफसीसी, लोकेशन का मतलब स्थिति ऑफ वर्ड्स की इन एफसीसी। एफसीसी का मतलब फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल। अब हम बात करते हैं लोकेशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स एट बॉडी सेंटर। कहां होगा लोकेशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स? कहां होगा? बॉडी के सेंटर पे होगा, एज सेंटर पे होगा। लोकेशन ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड्स केवल आपका कहां मिलेगा? बॉडी डायगोनल मिलेगा। कहां मिलेगा? बॉडी डायगोनल। ऑक्टाहेड्रल वर्ड जो होता है वो एट एज सेंटर यानी कि एज के सेंटर में मिलेगा। और टोटल ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स, OHV का मतलब ऑक्टा, H हेड्रल, V वर्ड्स, ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स एट एज सेंटर 12 मल्टीप्लाई 1/3 कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 3 आपका। एट बॉडी सेंटर के लिए हमारे पास ये है, ये बॉडी सेंटर का डायग्राम है। टोटल OHV का मतलब ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स एट बॉडी सेंटर इज इक्वल टू कितना होगा? 1 होगा। और टोटल ऑक्टाहेड्रल वर्ड एज एंड बॉडी सेंटर यदि दोनों को मिला देते हैं तो कितना आएगा? 4 आएगा। टेट्राहेड्रल वर्ड्स के लिए एट बॉडी डायगोनल वो इस तरीके की स्ट्रक्चर होगी। इसके विषय में अगली स्लाइड में बताएंगे। देखिए यहां, चलिए ये नोट पॉइंट कुछ आप देखेंगे यहां पर। ये नोट पॉइंट अच्छे से लर्न कर लेना। नोट नंबर 1, इफ नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल Z, देन नंबर ऑफ OHV बराबर ZNO ऑफ THV हमारे पास कितना आएगा? 2 आएगा। कितना आएगा? 2। इन CCP को हम FCC भी कहेंगे। टोटल नंबर ऑफ एटम हमारे पास कितने हैं? 4 है।
टोटल नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड कितनी है? 4 है। टोटल नंबर ऑफ THV हमारे पास कितनी है? 8 है। टेट्राहेड्रल वर्ड्स, T का मतलब टेट्रा, H का मतलब हिड्रल, V का मतलब वर्ड्स, टेट्राहेड्रल वर्ड्स। SCP-3D के लिए टोटल नंबर ऑफ एटम्स 6 है। टोटल नंबर ऑफ OHV ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स भी 6 है, लेकिन टेट्राहेड्रल वर्ड इसके जस्ट डबल होंगे, यानी कि टोटल नंबर ऑफ THV हमारे पास कितने होंगे? 12 होंगे। टेट्राहेड्रल वर्ड्स, टेट्राहेड्रल वर्ड्स। चलिए भाई अब आगे चलते हैं। ये यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई। नेक्स्ट ये ध्यान रखेंगे आप, ये केवल लर्न करना है आपने, इसमें अच्छे से लर्न कर लेंगे आप। ये है रेडियस रेशो, रेडियस रेशो यानी कि आपने त्रिज्या का अनुपात कैसे याद रखेंगे? इट इज द रेशो ऑफ आर वर्ड अपॉन आर एटम, यानी कि रेडियस ऊपर रखिए किसी एटम की और आर एटम पूरे के पूरे वर्ड की तो जो रेडियस है वो ऊपर रखिए और पूरे के पूरे एटम की जो रेडियस है वो नीचे रखिए और डिवाइड कर दीजिए तो आपका रेडियस रेशो आ जाएगा। क्या आ जाएगा? रेडियस रेशो। इसे आप RC अपॉन RA, R का मतलब रेडियस, C का मतलब कटायन, R का मतलब रेडियस, A का मतलब एनायन, यानी कि कटायन का रेडियस ऊपर रखिए और एनायन के रेडियस से उसे डिवाइड कर दीजिए तो जो भी आपका आएगा वो रेडियस रेशो आ जाएगा। C इज इक्वल टू है कटायन और एनायन, A इज इक्वल टू है एटम और R का मतलब जानते ही R मींस रेडियस होता है, R मींस रेडियस। ये चार्ट आप अच्छे से लर्न कर लेंगे, याद करेंगे इससे। ये रेडियस रेशो है 155.11 पॉइंट है यहां 0.155, ये यहां से लेके यदि आपका बड़ा होगा 1.155 से यदि ग्रेटर होगा, बड़ा होगा 0.225 तो कोऑर्डिनेशन नंबर 3 ये ज्योमेट्री ऑफ वर्ड्स क्या बनेगी? ट्राइएंगुलर बनेगी। 0.225 0.414 के बीच में इससे ज्यादा हो गई तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ये किसके लिए होगा? टेट्राहेड्रल वर्ड्स के लिए होगा और इसका एग्जांपल आपका ZNS है। ZNS का मतलब जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट। 0.414 0.732 कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा और ज्योमेट्री जो बनेगी वो ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स बनेगी। ये एग्जांपल आप इसका ध्यान रखेंगे NaCl, NaCl सोडियम क्लोराइड जिसे आप साधारण भाषा में नमक भी बोलते हैं। 0.732 2.1 होगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होगा और ये क्यूबिकल होगा और इसका एग्जांपल है CaCl, सीजियम क्लोराइड। ये सब एक तरीके से ये दोनों फर्स्ट ग्रुप मेंबर ही हैं, पहले ग्रुप के मेंबर हैं। ठीक है, इसे नोट डाउन कर लेना और इसे याद कर लेना अच्छे से। चलिए भाई आगे चलते हैं। ये कुछ कंपाउंड लिखे हुए हैं, इस चार्ट को आप अच्छे से लर्न करेंगे क्योंकि यहां से क्वेश्चन आता है, यहां से क्वेश्चन आता है। इस चार्ट को आप अच्छे से लर्न करेंगे। ये लिखा हुआ है कंपाउंड, ये लिखा लोकेशन ऑफ आयन यानी कि इसकी स्थिति कहां होती है, ये लिखा फॉर्मूला ऑफ यूनिट यानी कि यूनिट में नंबर ऑफ एटम कितने आएंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा और रिलेशन क्या होगा बिटवीन A एंड R। यानी कि जितना अब तक इसमें स्टडी कराया गया है बस आप उस सब को छोड़कर यदि इस चार्ट को अच्छे से लर्न कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। बस केवल इस चार्ट को लर्न कर लीजिए, ये चार्ट ही है सब कुछ। NaCl कंपाउंड है हमारे पास। NaCl एक प्रकार का रॉक साल्ट होता है स्ट्रक्चर, रॉक साल्ट लाइक स्ट्रक्चर होती है NaCl की, क्योंकि Na जो होता है उस पे पॉजिटिव चार्ज और Cl के पास होता है नेगेटिव चार्ज। तो Na को 6 Cl एटम और Cl को 6 Na पॉजिटिव एटम घेर लेते हैं। तो इसके लिए हमारे पास लोकेशन ऑफ आयन होगा CCP में, CCP लैटिस FCC यूनिट सेल और 100% ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स बनता है। यदि कोई आपसे पूछता है कि 100% ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स कहां बनता है तो आपका सीधा आंसर होना चाहिए NaCl में बनता है।
फॉर्मूला ऑफ यूनिट होता है, इसके लिए हमारे पास 4 आएगा और कोऑर्डिनेशन नंबर का जो रेशो होगा वो 6:6 होगा, यानी कि 6 होगा। और इसके लिए रिलेशन बिटवीन ए एंड आर जो होगा वो होगा RC प्लस RA इज इक्वल टू A/2। सेकेंड इज CaCl यानी कि सीजियम क्लोराइड, ये स्ट्रक्चर बनाता है सिंपल क्यूबिक में। सिंपल क्यूबिक के लिए 1 और क्यूबिकल वॉइड भी कितना होगा, 1 होगा। इसके लिए फॉर्मूला यूनिट क्या होगा, 1 होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 8:8 और रिलेशन बिटवीन ए एंड आर हमारे पास RC प्लस RA इज इक्वल टू A/2 होगा। अब चलते हैं ZnS यानी कि जिंक सल्फाइड, जिंक ब्लेंडी, जिंक सल्फाइड भी बोल देते हैं। एक्चुअली ये जिंक का एक और होता है, जिंक का एक अयस्क होता है, जिंक ब्लेंडी, जिंक सल्फाइड भी बोल देते हैं। इससे आप हर क्वांटिटी में जिंक को प्राप्त करते हैं, ठीक है। इसके लिए CCP लैटिस FCC यूनिट सेल में बनेगा 50% THB, टेट्राहेड्रल वर्ड्स होगा और 1/2 × 8 इज इक्वल टू 4 होगा। अल्टरनेटिव है टेट्राहेड्रल वर्ड्स का, अल्टरनेटिव। इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला 4 होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 4/4 होगा। ऐसे ही आप इसे भी ध्यान रखेंगे, ZnS वुड जाइट स्ट्रक्चर होगा, SCP3D 50% THB, अल्टरनेट THB, फॉर्मूला यूनिट होगा 6 और कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 4:4। नेक्स्ट इज CaF2 फ्लोराइड स्ट्रक्चर होगा, CCP लैटिस FCC यूनिट सेल में बनेगा और 100% THB होगा। और इसके लिए आपका फॉर्मूला यूनिट होगा 4 और जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो होगा 8:4। नेक्स्ट इज Na2O एंटीफ्लोराइड स्ट्रक्चर होगा, CCP लैटिस होगा, FCC यूनिट सेल होगा, 100% THB और फॉर्मूला यूनिट होगा 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 4:8। इस चार्ट को आप अच्छे से लर्न कर लेंगे। जो मुख्य चीज है वो मैं आपको बता देता हूं, NaCl, CaCl, ZnS, CF2, Na2O, इनके लिए कोऑर्डिनेशन नंबर वाला टेबल अच्छे से लर्न कर लेना। कोऑर्डिनेशन नंबर वाला टेबल अच्छे से लर्न कर लेना। इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर वाला जो टेबल है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फिर है कंपाउंड और लोकेशन ऑफ आयन, स्पाइनल स्ट्रक्चर और इनवर्स स्पाइनल, ये आप लोकेशन ऑफ आयंस इसका खुद करके देखेंगे कि कहां से आता है। इसके लिए आप करेंगे